जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जो आपका एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम सभी क्या कर रहे हैं, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10, 12 तक की पूरी साइंस को हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज के अंतर्गत अब तक आपका क्लास 6 और क्लास 7 के पूरे चैप्टर समाप्त हो गए हैं, जो कि मैंने न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के तहत कवर किया है। अब जो हमारा क्लास चल रहा है वो क्लास 8 और क्लास 9 का एक साथ चल रहा है, विज्ञान सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत हमारा क्लास 8 और क्लास 9 दोनों का एक एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और ये सभी वीडियो आपको मिलेगा हमारे एनसीईआरटी साइंस सीरीज प्लेलिस्ट में। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वह है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। हम अभी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। सेकेंड वीडियो जो आज मिलेगा शाम तक, वो मिलेगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, और वह चैप्टर का नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप जानेंगे कि सूक्ष्मजीव क्या होता है, सूक्ष्मजीवों से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन सी सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो को अंत तक देख करके जाएंगे, और अपना नोट्स, पेन, पेंसिल, कॉपी लेकर के बैठिए और बनाइए, ताकि आपको दोबारा इस तरह की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप हमारा वीडियो तभी दोबारा देखो जब आपको कहीं चलते चलते वीडियो सुनना हो, देखना हो, तब। जब शांति से आप घर में बैठ के पढ़ो, तब अपना नोट्स बना लो और उससे पढ़ो। फास्ट रिवीजन के लिए, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए आपको वो हमारा आपके द्वारा बनाया गया नोट्स ही कारगर होगा। ठीक है? क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरत है। मैं वो नहीं पढ़ा रहा जो आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम बर्बाद वाला हो। ठीक है? आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अब तक अगर आप कंटिन्यू होंगे तो पता चल गया होगा। हम वही पढ़ाते हैं जो आपके काम का हो, जो आपके काम का नहीं होता वो हम नहीं पढ़ाते हैं। और कौन काम का है, कौन नहीं है, इसके लिए मैं पहले खुद पीडीएफ पढ़ता हूँ, उसको मैं इस तरह से हाईलाइट करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तब जा कर के मैं आपको छान करके वही चीज़ें देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? तो बस अब आपको काम करना है, सिर्फ मलाई खाना है। ठीक है? आपको दही बनने और दूध और घी निकलने में कितना समय लगता है वो नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि मलाई हम कैसे खाएं। मलाई कहने का मतलब है कि अब आप वही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के अंतर्गत। आइए, तो सारे लोग तैयार हैं, और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लोगों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक आप ज़रूर करेंगे। क्लियर? तो अब हो गई बहुत सारी बात, अब हम बात करेंगे शुरुआत सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे। कहता है कि आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव कौन है? तो जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि किसी सूक्ष्मदर्शी के बिना हम उसको नहीं देख सकते, ये हमारा सूक्ष्मजीव कहलाता है। ठीक है? जैसे आप बरसात वगैरह में देखे होंगे, रोटी जो होता है, ब्रेड, वो सड़ने लगता है, उसके ऊपर जो होता है सफ़ेद काले रंग का धब्बा बन जाता है। वो सभी को आप देखोगे तो एक सूक्ष्म जीव के रूप में दिखाई देता है। तो आइए अब हम जानते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप आपको करना नहीं है, बस जो करना है वो यहाँ है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित हो रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं।
तो ब्रेड पर जो काले काले धब्बे बनते हैं, उजले काले, वो क्या होता है? कवक होता है। और इसको हम कैसे देखते हैं? आवर्धक लेंस से देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग आपको याद रखना, और यहीं से अब आपका टेंशन शुरू होने वाला। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल बढ़ेगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा, चैप्टर थोड़ा हार्ड होता जाएगा, याद करने की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो अब आप थोड़ा सीरियस होकर के आपके चैप्टर को और क्लास को देखा करें, और ओवरऑल आपको पूरी एनसीईआरटी को सीरियल होकर के ही देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ बेहतर होगा। हाँ, तो देखते हैं। हम कहते हैं कि सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, और वह कौन कौन सा है? तो एक है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव जो है चित्र 2.1 और 2.4 में नीचे दिया गया, वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो हमने क्या जाना कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। यही ध्यान रखना है 4। जो आप विषाणु यहाँ देख रहे हो, विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वो अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल इन सभी से अलग है, क्योंकि विषाणु जो होता है परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जीवाणु और विषाणु 2 अलग अलग सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु जो होता है वो पौधा और जंतु में गुणन कर सकता है, लेकिन विषाणु जो है केवल परपोषी में ही गुणन करता है, यानी कि दूसरों पर रह करके ही अपना विकास करता है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होता है। तो इसको आप नोट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी क्या है? वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। बात समझ गए? विषाणु से जल्दी जल्दी इसको लिखिए एक जगह नोट्स बना करके कि विषाणु, विषाणु लिख करके डैश लेंगे, या विषाणु के रोग और कौन कौन से लिख लेंगे? तो जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। फिर कहता है कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, अतिसार और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और क्षय रोग यानी कि टीबी जो है जीवाणु से होता है। एक हैजा भी जो है, हैजा, ये भी जीवाणु से ही होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ से देखो आपको 3 सूक्ष्म जीवों से होने वाले कुछ रोग का नाम पता चला। कौन कौन सा? तो खसरा, खांसी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सभी जो है आपका विषाणु से होता है। मलेरिया और अतिसार प्रोटोजोआ से होता है। हैजा, टीबी, टाइफाइड, ये सभी जीवाणु से होता है। क्लियर? अब कहता है इनमें से कुछ हम सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देखो। ये देखो अलग अलग जीवाणु हैं। स्पाइरल जीवाणु होता है, छड़नुमा जीवाणु होता है, क्लेमाइडोमोनास नाम का शैवाल होता है, स्पाइरोगायरा शैवाल होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी प्रोटोजोआ का अंग हैं। फिर राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, इसको याद रखेंगे, ब्रेड मोल्ड में राइजोपस पाया जाता है। ये पेनिसिलियम है, ये एस्परजिलस है, ये सभी क्या है? कवक के उदाहरण हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सभी कवक के उदाहरण है। इसको डायरेक्ट याद रखना है। कौन कौन सी? तो जीवाणु में तो जीवाणु लगा हुआ है, तो आप पकड़ लोगे कि स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु होता है। यहाँ देखो शैवाल में ये दोनों नाम याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा क्या है? तो जीवाणु है, शैवाल है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? तो प्रोटोजोआ है। अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा शैवाल है। फिर राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक है। राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो विषाणु भी दो तरह का है, कुछ इस तरह से दो प्रकार के विषाणु हैं। अब हम जानते हैं सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं उससे पहले हम एक और चाहेंगे आपको रिवीजन करने के लिए कि कौन कौन से रोग किससे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विषाणु। आपको मन में सोचना है और बताना है कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आप सोचो और बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोलियो, पढ़ा था पोलियो, हम शॉर्टकट में लिखेंगे आप समझना। दूसरा हमने पढ़ा था खसरा, तीसरा हमने पढ़ा था खांसी, चौथा हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, और एक नाम था देखो भूल गए। पहला नंबर क्या था? पोलियो, खसरा, खांसी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम। जुकाम ये सभी क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है। कौन कौन सी? पोलियो, खसरा, खांसी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, ये सभी किसका है? तो विषाणु से होने वाला रोग है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ जीवाणु। कौन सा? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। जीवाणु से जल्दी से बताओ। जीवाणु से होने वाले रोग में मैंने एक तो अलग से बताया था हैजा, दूसरा हमने बताया था टीबी, और तीसरा हमने बताया था टाइफाइड। क्या बताया था? टाइफाइड। क्या बताया था? टाइफाइड। ये हो गया जीवाणु से। एक हमने पढ़ा अभी प्रोटोजोआ। क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ। क्या पढ़े? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा था? प्रोटोजोआ से याद कीजिए कौन कौन सा था। एक था हमारा अतिसार, एक था हमारा अतिसार, और दूसरा था हमारा क्या था? मलेरिया। दूसरा क्या था? मलेरिया। याद रहेगा। विषाणु से होने वाला रोग में हमने ये सर्दी, जुकाम, खसरा और फिर पोलियो और इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा। जीवाणु से हमने हैजा, टीबी, टाइफाइड के बारे में पढ़ा, और प्रोटोजोआ से हमने मलेरिया और अतिसार के बारे में पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सभी क्या है? तो कवक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अमीबा और पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरस शैवाल। क्लियर? अब इतना याद रखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। कहता है सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कहता है कि सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। ध्यान देना है कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन कौन सा है? तो जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है। अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल और कवक, यानी कि कुछ शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। याद रहेगा। सूक्ष्मजीव जो कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत एक कोशिकीय जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ होता है, जबकि बहुकोशिकीय के अंतर्गत कवक और कुछ शैवाल भी होते हैं। कहता है सूक्ष्मजीव बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा जो है, अमीबा यानी कि जो ये सूक्ष्मजीव है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो अमीबा जो सूक्ष्मजीव है ये अकेले रहता है, जबकि कवक और जीवाणु ये समूह में यानी कि ग्रुप में रहता है। याद रहेगा। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव के अंतर्गत जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ आता है। बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव के अंतर्गत कवक और शैवाल आता है। सूक्ष्मजीव जो मतलब ठंडा और गर्म दोनों जगह पर रह सकता है। सूक्ष्मजीव जो कि मरुस्थल और दलदल में भी रह सकता है। सूक्ष्मजीव जो कि मनुष्य और सभी जंतुओं में भी रह सकता है। सूक्ष्मजीव कुछ जो है दूसरों पर आश्रित होता है। सूक्ष्मजीव जो कुछ स्वतंत्र होता है। अमीबा एकमात्र ऐसा सूक्ष्मजीव है जो अकेला रह सकता है। नहीं, एकमात्र कहना गलत होगा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि अमीबा जो है अकेले रह सकता है और कवक और जीवाणु जो है समूह में रहता है। ये पूरी सूक्ष्मजीव की विशेषता है, आपको याद रखना चाहिए, और आपको नोट्स में इसकी पूरी लाइन को लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे आप? ये लिखेंगे ऐसे सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव, उसके बाद पहला लिखेंगे एक कोशिकीय हो सकता है, दो बहुकोशिकीय हो सकता है। एक कोशिकीय में लिखेंगे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। दो में लिखेंगे बहुकोशिकीय, शैवाल और कवक। तीन में लिखेंगे ये ठंडा और गर्म दोनों में रहता है। चार में लिखेंगे ये मरुस्थल और दलदल दोनों में रहता है।
5 में लिखेंगे ये जंतु और मनुष्य दोनों में होता है, 6 में लिखेंगे ये आश्रित भी होता है, 7 में लिखेंगे ये स्वतंत्र भी होता है, 8 में लिखेंगे अमीबा अकेला सूक्ष्म जीव रहता है, और कवक सजीवाणु जो है ये समूह में रहता है। 9 तरह के यहाँ पे सवाल है। तो ये 9 सवाल आप इस तरह से एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। कल किन्हीं ने मुझे व्हाट्सअप में भी एक नोट्स भेजा, नाम तो शायद ध्यान में नहीं दिया, मतलब पढ़ा था ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बताया भी नहीं, ठीक है। उनका करीब अच्छा 5-6 पेज का नोट्स बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी का बनाया हुआ था, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से नोट्स बनाइए और हमें भेजिए ताकि मैं भी देखूँ और आप कितना इंटरेस्टेड हो पढ़ने में वो हम जान सके, ठीक है। आप जो नोट्स बनाए ना तो एक चीज़ किया करें, ऊपर में अपना नाम और कम से कम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया करें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप अपने नाम के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। अब है सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव क्यों हानिकारक है और कुछ जो है वो लाभदायक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमें रोग देता है और कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमें रोग से बचाता है। तो इसीलिए है सबसे पहले मित्रवत सूक्ष्म जीव, मतलब जो हमारा मित्र है वो कहता है सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही, ब्रेड और केक बनाने में हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह जो बनाया जाता है वो प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब ये है कि आप जो दारू वगैरह पीते हो उसमें भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव का पहले प्रयोग किया जाता था। अब तो सब कुछ केमिकल से होता है तो अब कहना ही मुश्किल है, और बिहार में दारू बंद है आपको पता ही है, तो खोजने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ऐसे पता चलता है कि मिलता है सब जगह, सब कोई पी करके घूमता ही रहता है। सही बात है। हाँ इतना तो है कि बॉर्डर क्रॉस करके लोग पी पा के आ जाते हैं, या फिर गांव में भी मिल जाता है। जो पीने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा ही लेते हैं। चलिए आप भी पीते होंगे तो जुगाड़ लगा ही लेते होंगे। कौन सा ब्रांड पीते हैं? ब्रांड पीते हैं कि महुआ पीते हैं? महुआ ज़्यादा चलता नहीं, हम नहीं पीते भाई, मेरे बारे में नहीं सोचिएगा। हम नशा का कोई भी सामान नहीं छूते। छूने का मतलब कि मुंह में नहीं लेते, ठीक है। आइए, कहता है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, कार्बन अपशिष्ट का अपघटन मतलब उसको गलाने सड़ाने का काम कौन करता है? जीवाणु करता है। तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, यानी कि हानि से बचाने के लिए काम करता है, यानी कि लाभदायक पदार्थ के रूप में बनाता है। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के में भी किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जीवाणु का उपयोग हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी करते हैं, औषधि उत्पादन में भी करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी करते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए लाभदायक भी होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना कक्षा 7 में हमने पढ़ाया भी है आपको, और आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो जाकर के आप पीछे वीडियो देखो, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे सब्जेक्ट से, एक दूसरे चैप्टर से रिलेट होता है। तो कहता है जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और ये अक्सर पूछता है। अच्छा बताओ ये कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में बदलता है? आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको याद है तो बताइए, कमेंट में फटाक से बताइए। बता दिए? चलिए, जो जीवाणु है दूध को दही से बदलता है, में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सी सूक्ष्म जीव है? तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। ध्यान रखिएगा, इडली, रवा, भटूरा, छोला भटूरा जो आप खाते हैं, ये सभी संघटक है किसका? दही का। और ये सभी में क्या है? तो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। एक और बिहार दरोगा शायद 2213 में सवाल पूछा था कि इडली किस विधि द्वारा बनाया जाता है,
तो याद रखिएगा भाप विधि द्वारा, देखते होंगे स्टीम वगैरह से उसको बनाया जाता है, तो भाप विधि द्वारा बनाया जाता है। तो आपने यहाँ क्या जाना कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए मात्र क्या याद रखना है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो क्या है एक तरह का सूक्ष्मजीव है। आपका अचार, अनेक खाने वाले पदार्थ, पनीर, ये सभी में भी, छोला भटूरा, इडली, सूजी, ये सभी में भी कौन होता है, तो सूक्ष्मजीव होता है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तब आपको ये लाइन पूरी तरह से याद रखना और ये लाइन के सेम टू सेम आप उतार लो, ठीक है, कि जीवाणु एवं यीस्ट जो है चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। यानी ओवरऑल आप इतना याद रख लो कि वो सभी चीज़ जो चावल के आटों से बनाया जाता है उसमें यीस्ट और जीवाणु होता है, और यीस्ट और जीवाणु क्या है, तो एक तरह का सूक्ष्म जीव है जिससे इडली और डोसा बनता है। तो क्या याद रखना है कि चावल के आटे से इडली एवं डोसा किस विधि द्वारा बनता है, तो किण्वन विधि, फर्मेंटेशन विधि के द्वारा बनता है। क्लियर, याद रहेगा, इडली और डोसा बनाने के लिए हम किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं और एक भाप विधि का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये यहाँ पे ऐसा किया हुआ है, आप देखे होंगे आटा वगैरह आप गूंथते होंगे ना, तो वो थोड़ी देर बाद जब ईस्ट या कुछ डाला रहता है तो फूल जाता है, वही। कहता है तीव्रता ईस्ट से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यहीं पे, हाँ, यहाँ से ध्यान देंगे, ईस्ट जो है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ईस्ट को ही हम खमीर कहते हैं, यहाँ देखो अलग अलग नाम लिखा हुआ है, ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। तो खमीर या ईस्ट जो है वो श्वसन क्रिया के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। क्या करता है, ईस्ट जो है एक तरह का सूक्ष्म जीव है। ईस्ट जनन क्रिया करके श्वसन करता है, और जब श्वसन करता है तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के क्रम में वो जो मैदा या आटा जो कुछ भी होता है उसमें वो उसको फुलाने का काम करता है। और ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, तो बेकिंग उद्योग में। बेकिंग उद्योग के अंतर्गत आपका ब्रेड, पेस्ट्री, केक, पाव रोटी वगैरह जो आप देखते होंगे उसके अंतर्गत ये आता है। अब है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, तो बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसेटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। याद रहेगा, एल्कोहल, शराब, एसेटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव सहायक होता है। जौ, गेहूं, चावल, फल के रस में जो प्राकृतिक शर्करा होता है उसमें भी जब हम ईस्ट को मिला देते हैं तो एल्कोहल और शराब का उत्पादन होता है। आपने सुना भी होगा कि जितने भी शराब और अल्कोहल बनाए जाते हैं वो फलों के रस से बनाए जाते हैं। एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, आदिवासी लोग खास करके एक बनाते हैं माड़ी, कुछ बोलते हैं माड़ी। चावल को पूरा गला देते हैं, पहले पका देते हैं, फिर उसको गलने के लिए छोड़ देते हैं कपड़ों में बांध करके, ठीक है। तो ये आदिवासी लोग, खास करके पहाड़ी क्षेत्र के लोग ये ज़्यादा करते हैं, माड़ी ऐसा ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, उसमें भी ईस्ट ही काम करता है, जो कि आप उसको शराब में बदल देता है, ठीक है। गेहूं से भी शराब बनाया जाता है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ से है, हाँ देखो यहाँ कह रहे हैं कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। कहता है जो वहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण होता है। चीनी जो है अल्कोहल में परिवर्तित होता है तो क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। और ये व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। यानी कि जब भारत में 1857 की क्रांति लड़ी जा रही थी तब लुई पास्चर अपने यहाँ किण्वन की खोज कर रहे थे। क्लियर। और अभी हमने पढ़ा था किण्वन, किण्वन से हम क्या बनाते हैं, तो इडली, डोसा ये सभी हम किण्वन विधि से बनाते हैं। शराब बनाने में भी हम किण्वन का प्रयोग
कर सकते हैं। साथ ही साथ किसका, तो ईस्ट जो है सूक्ष्मजीव के रूप में, ध्यान रखना है किण्वन और ईस्ट ये दो अलग अलग चीज़ है, यानी कि किण्वन और सूक्ष्मजीव जो है दो अलग चीज़ है। किण्वन एक प्रक्रिया है और सूक्ष्मजीव जो है उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए जंतु या जीव है। ठीक है, तो किण्वन विधि के द्वारा हम इडली डोसा बनाते हैं। ईस्ट के माध्यम से हम बेकिंग उद्योग यानी कि ब्रेड पकौड़ा ये सभी जो बनता है आपका, वो सभी में हम ईस्ट या खमीर का प्रयोग करते हैं। अब है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। कुछ सूक्ष्म जीव जो है औषधि यानी कि दवा के रूप में उपयोग होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछे हुए मैं अभी आपको बताऊँगा। कहता है जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। किसका इंजेक्शन, पेनिसिलिन का, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों को स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। अक्सर आप सुने होंगे कुछ भी हो जाता है आपको एक एंटीबायोटिक दे देता है ना, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है, एक तरह का सूक्ष्म जीव। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। एरिथ्रोमाइसिन तो अब हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सभी क्या है, तो एंटीबायोटिक है और ये किससे उत्पन्न होता है, तो जीवाणु और कवक से उत्पन्न होता है। याद रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, यानी कि जितना माइसिन लगल है, पेनिसिलिन, इन जो प्रत्यय होता है ना, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इन प्रत्यय जिसके अंतर्गत है, हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, समझ गए। उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो प्रत्यय होता है वो शब्दों के लास्ट में लगता है। तो टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सभी में क्या है, आखिरी में प्रत्यय इन का प्रयोग हो रहा है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि ये सभी जो है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक के रूप में काम आता है। कह रहे किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। अब इन्हें पहचान लो। ये हैं सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंदने से पेनिसिलिन बनाई गई। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो आपने यहाँ देखा 1875 में लुई पास्चर ने 1875 में किण्वन की खोज किया और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया। तो ध्यान रखना है 1929। ये 1929 जो है आपको इतिहास में किस नाम से याद रखोगे, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। और 1929 का आपको अगर याद होगा तो लाहौर अधिवेशन याद है, कौन अध्यक्षता किए थे। चलिए ये आपके लिए सवाल रहा। 1929 का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इसमें अध्यक्षता कौन किया था ये आप बताएंगे। और इसी समय जो है आपको स्वाधीनता के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। आपको बस बताना है अध्यक्षता किसने किया था। देखिए हम साइंस पढ़ाते पढ़ाते आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू बोलिए, जल्दी बोलिए थैंक यू। हाँ, तो ये इससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ी सी दिमाग में रहेगा। ठीक ना, किसी चीज़ को अगर जो चीज़ आपको आसानी से याद रहता है उस चीज़ में अगर किसी एक को आप ऐड कर लोगे ना तो वो हल्का सा माइंड में आ जाता है। अच्छा लगता है कुछ तो पढ़े थे 1929 से। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। सर क्लास कराते कराते साइंस वाला में पेनिसिलिन के बारे में बताए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किया था, ऐसा होता है। ठीक है, तो यह क्या याद रखेंगे कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से के बारे में वो पता कर रहे थे, लेकिन उनको फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त हो गए। बस इतना याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। कब किया है, तो 1929 में। किण्वन की खोज किसने किया, तो 1857 में लुई पास्चर ने किया। अब है कि पशु आहार एवं कुक्कट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। कुक्कट मतलब जो मुर्गी वगैरह पालन होता है ना उसमें, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, यानी कि पौधों के रोकने के लिए भी हम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं।
ध्यान देना है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देती है और सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। ध्यान रखना है, सर्दी, जुकाम और फ्लू यानी कि वैसा बीमारी जो विषाणु से होता है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं देता है। सर्दी, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, उसके बाद फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है, फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा। उसके बाद विषाणु से और हम क्या पढ़े थे, पोलियो, हमने क्या पढ़ा था, पोलियो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, खसरा, क्या पढ़ा था, खसरा। तो ये सभी याद रखेंगे, सर्दी, जुकाम, फ्लू, पोलियो, खसरा, ये सभी विषाणु से होता है और विषाणु से होने वाले रोगों में खास करके सर्दी, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक काम नहीं आता है। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, लेकिन वैक्सीन के बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि फिर से आप रोगों का एक बार रिवीजन करो। क्या करो, रिवीजन करो। तो फटाफट बताओ। पहला विषाणु, विषाणु, विषाणु के बारे में जल्दी से बताइए। कौन कौन सी, पोलियो, याद कीजिए, दिमाग पर जोड़ दीजिए, पोलियो। दूसरा खसरा। तीसरा क्या है, फ्लू जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। चौथा खांसी। पांचवा जुकाम। यही 5 पढ़े थे ना, ये हो गया विषाणु। चलो दूसरा बताओ, जीवाणु। जीवाणु बताओ जल्दी से। जीवाणु से क्या क्या था, एक हमारा हैजा, दूसरा बताओ टाइफाइड, दूसरा क्या है टाइफाइड, और तीसरा क्या था, टीबी। अरे बताइए ना, हो टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। क्षय रोग या टीबी जो है ये जीवाणु द्वारा आता है। तीसरा हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जल्दी से बताओ, 2 वो था। प्रोटोजोआ में क्या था, एक था आपका मलेरिया, एक था मलेरिया, और दूसरा क्या था, अतिसार। दूसरा क्या था, अतिसार। प्रोटोजोआ से मलेरिया और अतिसार, ये 2 पढ़े थे, है ना। हैजा, टीबी और क्या पढ़े थे, अरे जीवाणु वाला क्या पढ़े थे, हैजा, टीबी, टाइफाइड, ये जीवाणु से पढ़े थे। सर्दी, जुकाम, खसरा, खांसी, पोलियो, ये सभी विषाणु से पढ़े थे। याद हो गया। चलिए अब आगे, अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन पढ़ने से पहले ये भी बताओ कि किण्वन की खोज किसने किया था। किण्वन की खोज किसने किया, पास्चर, लुई पास्चर। कब किया, कब किया, 1857। दूसरा बताओ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, कब किया, 1929 में किया। किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। देखो मुझे लिखने उखने नहीं आता है, तो जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप समझ लेना, जो मैं बोलता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। हाँ, तो क्या है वैक्सीन यानी कि टीका। तो ये पहेली है, पहेली कह रही है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं। देखो जो अंडरलाइन किया हुआ लाइन रहेगा उसमें थोड़ी सी हमारी स्पीड तेज़ रहती है, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना आपके लिए चाहिए। तो स्पीड में निकालता हूँ खाली समझने के लिए कि इसका कहानी क्या है। तो कहता है कि जब रोग कारक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार किधर गया, इस प्रकार टीका कार्य करता है, ठीक है। फिर कह रहा है हैजा, क्षय मतलब टीबी, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीका द्वारा रोका जा सकता है। कौन कौन सी बीमारी को आप टीका से रोकोगे तो हैजा, क्षय यानी कि टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस, ये सभी वैक्सीन द्वारा रोका जाता है। हैजा किससे होता है अभी बताया था, हैजा टीबी जल्दी से बताओ। हैजा टीबी विषाणु या जीवाणु, जीवाणु। हैजा टीबी टाइफाइड जीवाणु। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस विषाणु, विषाणु। और चेचक, चेचक वायरस, वायरस, वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायरस को विषाणु बोलते हैं,
तो चेचक वायरस से होता है, ठीक है। और ये सभी को हम किससे रोकेंगे, किसे रोकेंगे, टीका से। आइए टीका। अब देखो ये चांद सी नूरानी चेहरा, एडवर्ड जेनर हैं। इन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक टीके की खोज किया था। चेचक टीके की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। कब किया, 1798 में किया, आपके पैदा होने से पहले ही कर दिए थे, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने 3 वैज्ञानिक का नाम पढ़ चुका है, जल्दी से बताओ। पहला आपने पढ़ा फ्लेमिंग, जल्दी से बताओ फ्लेमिंग किसका खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किया था, जल्दी से बताओ। पेनिसिलिन का, है बताइए ना, हो पेनिसिलिन का। उसके बाद दूसरा पढ़े थे हम, किसका पढ़े थे, लुई पास्चर। पास्चर का बताओ, लुई पास्चर किसका खोज किया, किण्वन का खोज किया। पहला क्या पढ़े, चेचक, मतलब एडवर्ड जेनर, याद रहेगा। फ्लेमिंग ने खोज किया था पेनिसिलिन का 1929 में, पास्चर ने खोज किया 1857 में किण्वन का, और अब 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज किया। अब आगे है, बचपन में आपको टीका वगैरह लगा है, उसके लिए मम्मी से पापा से पूछिए कि हमको कौन कौन सा टीका कब लगाया गया था, ठीक है। अस्पताल में जाइए, अपना रिपोर्ट निकालिए और पता कीजिए। कहता है पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, याद रखना है। पोलियो क्या है, तो पोलियो जो ड्रॉप आप पीते हो, पोलियो ड्रॉप की खोज किया था अल्बर्ट साबिन, साबिन करके ऐसा नाम था, ठीक है। उसने पोलियो ड्रॉप की खोज किया था। और पोलियो टीका का खोज किया था कौन, आप कमेंट में बताओगे। हमने ड्रॉप बता दिया, जो कि बहुत रेयर केस पूछा जाता है, और टीका के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो टीका के बारे में आप बताओगे। और पोलियो ड्रॉप जो है एक्चुअली में एक टीका ही है, याद रखना है, कहीं पूछ देगा तो ध्यान रखना। अब आगे क्या है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। सूक्ष्म जीव जो है ये मिट्टी की उर्वरता में, यानी कि ये यहाँ ओवरऑल ये कह रहा है कि चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक उन्मूलन हो गया, मतलब समाप्ति हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है, ठीक है। वो आपके काम का नहीं था। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, इंपॉर्टेंट रहेगा। कहता है कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, ब्लू अलगी बोलते हैं इसको, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप याद रखेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में जीवाणु और नीले हरे शैवाल कारगर होते हैं, जो कि एक तरह का सूक्ष्मजीव है। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती रहती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक में कौन कौन शामिल होता है, तो जीवाणु और नीलहरी शैवाल होता है, जो कि एक सूक्ष्मजीव का रूप होता है। ये देख लो, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ही हम नीले हरे शैवाल के रूप में जानते हैं। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण, ये आपका काम नहीं है। अब पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रयोग करो। कचरा को अभी देखते होंगे अपने गांव घर में, पंचायत में, अब 2 तरह के बर्तन, क्या बोलते हैं उसको, डब्बा दिया जाता है सरकार के द्वारा। आप सिटी वगैरह में देखोगे तो 2 तरह के गाड़ी कचरा वाला आया, गाना बजाते आता है, घर से कचरा निकाल, कुछ गाना बजता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो उसके देखते होंगे एक ब्लू और एक हरा रहता है। हरा वो है जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो सड़ गल जाए, उससे वातावरण में ज़्यादा प्रदूषण ना हो। और एक जो ब्लू वाला होता है उसमें वो होता है जो कि पॉलीथीन वगैरह, टीन कचरा ये सब होता है, उसको रखा जाता है। तो वही यहाँ पर प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, जो कि आपको काम की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। ये लाइन याद रखना है। मृत जैविक अपशिष्ट यानी कि जो मरे हुए जीवों का अपशिष्ट होता है, और मरे हुए जीवों का अपशिष्ट के अंतर्गत सिर्फ जीव जंतु मरा हुआ नहीं, इसके अंतर्गत सब्जी, फल, फूल का छिलका भी आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके इसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। यह पदार्थ अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। फिर कह रहा है इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी कि सूक्ष्मजीव जो है हमें पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। अब आता है हमारा हानिकारक सूक्ष्मजीव, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो आपने सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ा,
पहले ये याद करो कि सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा? क्या विषाणु सूक्ष्मजीव है? तो हाँ है, लेकिन वो मुख्य सूक्ष्मजीवों में नहीं आता है क्योंकि विषाणु परपोषी है। तो जीवाणु, उसके बाद शैवाल, उसके बाद प्रोटोजोआ, और एगो कौन सा बच गया, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, ये सभी क्या है, ये आपका सूक्ष्म जीव है। विषाणु भी हमारा सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो परपोषी के कारण उसको सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में डायरेक्टली नहीं रखा जाता। तो अभी तक जो हमने कहानी पढ़ा वो लाभदायक यानी कि हमारे मित्र सूक्ष्म जीव था, जिसके अंतर्गत हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारे पढ़ा। ये सभी पेनिसिलिन था यानी कि प्रतिजैविक था। उसके बाद हमने कुछ बीमारी का नाम पढ़ा। उसके बाद हमने लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ा जो कि दूध को दही में बदलता है। और फिर हमने किण्वन के बारे में पढ़ा। किण्वन विधि में हम इडली डोसा को बनाते हैं। उसी से संबंधित हमने ईस्ट या खमीर को पढ़ा जो कि बेकिंग उद्योग यानी कि ब्रेड, पकौड़ा ये सभी बनाने में काम आता है, केक बनाने में काम आता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद अलग अलग जो सूक्ष्म जीव था उससे होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ा। जीवाणु के अंतर्गत हमने पढ़ा हैजा, टीबी और टाइफाइड। शैवाल के बारे में तो ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं पढ़े हमने। प्रोटोजोआ से हमने अतिसार और क्या पढ़ा, अतिसार और मलेरिया बीमारी के बारे में पढ़ा। कवक जो है स्पायरोगायरा, ये सभी कवक के रूप में जाना जाता है। तो ये इतना हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव। कहता है सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। वैसे सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करता है रोगाणु या रोगजनक कहलाता है। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देता है, मतलब खराब कर देता है। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा क्या हो रहा है, हाँ। तो कहता है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास, ध्यान देंगे कैसे कैसे हमारे शरीर में आता है। श्वास से, पेयजल यानी पीने वाला जल से, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग कैसे फैलेगा? तो हवा से, साथ खाने से, उसके साथ पानी पीने से या कायिक संपर्क द्वारा ये संचरणीय रोग फैलता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग यानी कि टीबी, ये सभी संचरणीय रोग के अंतर्गत आता है, यानी कि आप कह सकते हो संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन कौन सा? हैजा सर्दी जुकाम जो कि विषाणु से होता है, चिकन पॉक्स और हैजा जो कि जीवाणु से होता है, टीबी जो कि जीवाणु से होता है। तो ये सभी जो है ये किससे? तो एक संचरणीय रोग का उदाहरण है। और सूक्ष्मजीव जो है संचरणीय रोग कैसे फैलाता है? तो वायु से, जल से, व्यक्ति के संपर्क से, भोजन से, कायिक संपर्क से। कहता है जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी कि विषाणु भी वायु से आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सर्दी, खांसी, जुकाम जो है किससे होने वाला बीमारी है? विषाणु से होने वाला रोग है। कहता है कि तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो पहली कह रही है कि हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। आगे आइए। अब है कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट और जंतु है ये भी रोग वाहक का कार्य करता है, जैसे घरेलू मक्खी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कैसे? तो कहता है कि मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाता है। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ये आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं था जितना अब ज़रूरी है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मादा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। याद रखना है, मादा एनोफिलीज मच्छर का जो है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है एक अन्य उदाहरण है किसका? रोगाणु का। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है।
प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का परजीवी है, यानी कि मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम नामक मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का कार्यवाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू के नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो पहले तो कि वो छोड़ो, आप इतना याद रखो कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। मलेरिया की परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दूसरा है एडिज मच्छर। मादा एडिज मच्छर जितना और तीन सब है ना, वो ज़्यादा काटवे काटती है ना, लड़की सब ज़्यादा काटती, इसीलिए देखो मच्छर भी वैसा ही है, मादा ही है, सब फीमेल मच्छर है। कहता है मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। और हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में है। तो नियंत्रण करने के लिए बस आपको इतना करना है कि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होता है, ये याद रखें। और उसके साथ अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके आसपास में जितना टीवी कूलर जो भी जगह पे पानी जमा है उस पानी को आप साफ़ करो, स्वच्छ रखो, यही आपके लिए काम का है और कुछ नहीं। अब देखो, ये है आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और उसका चार्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का अभी का चैप्टर का। ठीक है, ये पूरी चार्ट अब आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? तो या तो आप इस चैप्टर का जो ये है इसको 2 बार करके स्क्रीनशॉट लो। पहले यहाँ से खटाक से मारो स्क्रीनशॉट, दूसरा यहाँ से मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये भी ले लो ग्रीन वाला, इसमें भी एक पॉइंट है, वो भी आपको मिल जाएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब आइए हम एक बार समझाने का, याद कराने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, एक तरफ है मानव रोग, दूसरे तरफ है सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म जीव, तीसरे तरफ है संचरण का तरीका और चौथे तरफ है बचाव के उपाय। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। कैसे फैलता है टीबी? तो वायु से फैलता है। खसरा, खसरा को हम मीजल्स भी बोलते हैं। ठीक है, खसरा को इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। और ये वायरस है, वायरस को हम विषाणु बोलते हैं। ठीक है, वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। क्षय रोग को मतलब जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये तो 2 पॉइंट हो गया आपका। तो हमने क्या पढ़ा कि क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा, जो कि वायु से होता है। खसरा यानी कि मीजल्स जो है वो वायरस यानी कि विषाणु से होता है, ये भी वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है, जो वायु या सीधे संपर्क से होता है। पोलियो वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है, जो वायु या जल से होता है। अब इसको हम कैसे रोकेंगे? तो कहता है रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। ये तो हो गया बचाव के उपाय, जो कि उतना पूछा नहीं जाता। जो पूछा जाता है वह है आपका ये 2 लाइन, ये 2 बॉक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कौन सा है? तो उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? हमने पीछे भी बहुत बार आपको बोल बोल के याद करा दिया कि टीबी जो होता है, क्षय रोग होता है, ये जीवाणु से होता है। टीबी के साथ हमने ये भी बताया था, टाइफाइड और हैजा के बारे में भी बताया था कि जीवाणु से होता है। फिर हमने खसरा सर्दी, खसरा जुकाम, पोलियो के बारे में हमने बताया था, है ना। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के बारे में हमने बताया था। और एक अब देखो नया आ गया चिकन पॉक्स। तो ये चिकन पॉक्स, खसरा और पोलियो ये सभी वायरस यानी कि विषाणु से होता है। किससे याद रखना है? वायरस यानी विषाणु से होता है। क्लियर? खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू ये सभी वायरस यानी कि विषाणु से होता है। बाकी क्षय रोग वायु के संपर्क से फैलता है। खसरा, मीजल्स जो है वायु के संपर्क से फैलता है। चिकन पॉक्स, पोलियो ये सभी वायु से या फिर सीधे संपर्क और जल से फैलता है। क्लियर? याद रहेगा। अब आइए आगे देखते हैं हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड अभी हमने बताया कि ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। और हैजा जो है जल और भोजन के संचरण से होता है। टाइफाइड जल से होता है, ये अक्सर पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हैजा, टाइफाइड और पोलियो, यहाँ देख लो पोलियो, ये सभी जो है जल से होने वाले रोगों में से एक हैं। हैजा और टाइफाइड को क्या करेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करना, ये सभी।
अब है हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। हेपेटाइटिस ए के बारे में हमने बताया था, हेपेटाइटिस ए हो या बी हो, ये सभी वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस कोई भी हो, ये विषाणु से होगा और ये जल से होता है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ से होता है और मच्छर से होता है। हेपेटाइटिस ए को हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया जो है ये एक मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, तो आप क्या करोगे? मच्छरदानी का प्रयोग करोगे, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, वही मॉस्किटो वगैरह जो होता है वो मतलब क्या बोलते हैं, कछुआ छाप जो आता है ना, गुड नाइट वगैरह वो। फिर कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। तो अब बचाव का उपाय तो नॉर्मल हर कोई इसी को पता होता है। ये जो 2 लाइन हमने आपको फिर से बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? तो देखो ये पूरा, अब देखो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी बीमारी एक साथ आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका कर सकते हो, एक साथ पूरी बीमारी को ला दिए। अब देखो हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे। वो देखो पहले हम जीवाणु को याद करते हैं। किसको? यहाँ पर दिए गए जितने जीवाणु हैं हम उसको याद करते हैं। तो मैंने शुरू में ही क्लास जब शुरू किया था उस समय भी बताया था, जहाँ जहाँ पर आया ये सब, वहाँ पर मैंने बताया कि जो हैजा, टीबी और टाइफाइड ये सभी किससे होता है? जीवाणु से होता है। मैंने शायद पिछले क्लास में एक ट्रिक भी बताया था। देखो हैजा, है और जा, है से हैजा याद रखो, जा से जीवाणु याद रखो, तो खत्म हो गया हैजा जीवाणु से। टाइफाइड, टा से टाइफाइड और जई से जीवाणु। आप एक हरियाणा वगैरह में एक शब्द सुने होंगे ताऊ जी, क्या सुने होंगे? ताऊ जी। तो ता से टाइफाइड और जी से जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। रह गया क्षय रोग। क्षय को हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। तो टीबी, टीबी कैसे याद रखेंगे? टीबी, टीबी देखने जाओ, टीबी देखने जाओ, तो टीबी जीवाणु, टीबी जीवाणु, टीबी जीवाणु। जीवाणु को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया बोलते हैं। आप हिंदी ही याद रखो, बैक्टीरिया अगर कभी आ जाए तो फिर आप उतना उच्चारण कर लेना, ठीक है। तो है जा जीवाणु, ताऊ जी टाइफाइड जीवाणु, टीबी देखने जाओ, टीबी देखने जाओ, टीबी जीवाणु। क्लियर? तो जीवाणु से होने वाले रोग आपको पूरी तरह से याद हो गया। तो जीवाणु वाला रोग याद हो जाएगा तो आप अपने आप छांट सकते हो ऑप्शन से भी वायरस यानी कि विषाणु वाला। फिर भी हम वायरस को कुछ प्रयोग करते हैं समझाने के लिए। खसरा, खसरा ये विषाणु है। चिकन पॉक्स विषाणु है। पोलियो विषाणु है। हेपेटाइटिस ए विषाणु है। कौन कौन से? यहाँ पे एक और हम ऐड करेंगे फ्लू को। क्या ऐड करेंगे? फ्लू, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं। सर्दी, जुकाम, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए और बी और फिर फ्लू, ये सभी वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। आपने पोलियो वायरस के बारे में अक्सर सुना होगा, है ना। फ्लू वायरस के बारे में आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू वगैरह जो होता है, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सभी। उसके बाद आपने और क्या सुना होगा? तो पोलियो वायरस हो गया, चिकन पॉक्स का वायरस हो गया। तो ये सभी के सभी क्या है? आपका वायरस से होने वाला रोग है। दूसरी बात क्या याद रखना है जो आपसे सवाल पूछा जाता है, ये जल वाला। देख लो ये 4 बीमारी ऐसा है जो जल से होता है। पोलियो, हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ये सभी जल से होने वाला रोग है, तो इसको भी याद रख लेंगे। बाकी तो वायु के संपर्क वाला ऐसा नहीं पूछा जाता। मलेरिया पूछा जाता है जो कि मच्छर एनोफ्लिज, मादा एनोफ्लिज से होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब 1-2 बार आप या हो सके तो बैक होकर के वीडियो को पीछे फिर से करके सुन लो जैसे मैंने समझाया है उसको, ठीक है। अब आते हैं हम मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय। तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। ये वही तालिका है जिसको हमने आपको समझा दिया। अब आता है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। कहता है अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो है मनुष्य और मवेशी दोनों में होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय का खुर और मुंह, जिसको हम खुर पका और मुंह पका रोग बोलते हैं, ये वायरस से होता है।
तो हमने क्या बताया, जीवाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, और ये विषाणु वायरस को हम बोलते हैं विषाणु, वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। तो एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। तो अब आप याद कीजिए कि जीवाणु से होने वाला रोगों में कौन कौन सा था। तो हमने आपको बताया कि हैजा, ताउजी यानी टाइफाइड, टीबी देखने जाओ यानी कि टीबी, और एंथ्रेक्स। कौन सा, एंथ्रेक्स को देखो कैसे याद रखेंगे, एंथ्रेक्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ए निकाल लो इधर से और जीवाणु का जी निकाल लो, तो नहीं कहते ए जी तनी सुनी न जी, भोजपुरी में बोलता है ना, नहीं बोलता है, बोलता है भोजपुरी में। कोई मूवी में देखते थे वो आम्रपाली दुबे, इसको क्या नाम है, निरहुआ शायद रिक्शा वाला कोई एक सीरीज था उसका, दूसरा या तीसरा सीरीज में, ठीक है। तो वही ऐसे करती है, ए जी सुनी ना, तो ए से एंथ्रेक्स और जी से जीवाणु, ठीक है। तो याद हो गया, हैजा, टाइफाइड, टीबी और एंथ्रेक्स ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। बाकी रह गया गाय में, गाय और भैंस में भी होता है खुरपका मुंहपका रोग, जो कि वायरस यानी कि विषाणु से होता है, विषाणु, ठीक है। तो नहीं कहते हैं कि जब भी बोलता है मुंह में से तब बिखिए उगलता है, तो बिख से 20 बना दीजिए, बिख से 20 बना दीजिए, तो मुंह से जो हो जाएगा मुंहपका रोग विषाणु। और बाकी हमने क्या क्या पढ़ा विषाणु में, तो सर्दी, जुकाम, खसरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए बी, ये सभी किससे होता है, विषाणु से होता है। क्लियर। अब आप अगर नहीं याद हो रहा तो आप पीछे से एक दो बार यहाँ तक जितना बीमारी समझाए हैं उसको एक दो बार आप एक और पढ़ लेना, फिर से वीडियो सुन लेना। अब देखो कह रहा है रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो ध्यान दो, रॉबर्ट कोच जो है हैजा का भी खोज किया था, रॉबर्ट कोच हैजा के टीका का भी खोज किया था और एंथ्रेक्स बीमारी के टीका का एंथ्रेक्स जीवाणु का भी खोज किया था। किसने, तो रॉबर्ट कोच ने। कब किया, 1876 में किया। कब किया, 1876 में। तो आइए एक बार फिर से हम याद करते हैं। पहले हम याद करेंगे किनवन की खोज किसने किया था, तो ये किया था लुई पास्चर। किसने किया था, किनवन की खोज किया लुई पास्चर। कब किया, 1875 में किया। उसके बाद हमने पढ़ा पेनिसिलिन। क्या पढ़ा, पेनिसिलिन का कौन किया, फ्लेमिंग किया। कब किया, 1929 में किया। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हैजा का टीका, नहीं हैजा का टीका था या टीका का खोज था, हाँ टीका का खोज था, सॉरी हैजा का नहीं, टीका का खोज था। टीका का खोज एडवर्ड जेनर और ये कब किया था, 1759 के करीब में। देखो टीका वाला भूल गया, रुको तो खोजने दो पहले, कहाँ गया, किथे गलिस, हाँ 1798 में चेचक का टीका, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज 1798 का कोई इतिहास की कहानी है, 1800 कुछ तो है, 1798 ये मुगल काल चल रहा था ना इस समय, मुगल काल का कोई शासक का ध्यान में नहीं आ रहा हमको इतिहास, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर 1798 चेचक की टीका का खोज। और अब आगे क्या हम पढ़ रहे थे, रॉबर्ट कोच है ना, रॉबर्ट कोच जो है 1876 में रॉबर्ट कोच का एंथ्रेक्स का खोज। अब आगे बढ़ते हैं। तो एंथ्रेक्स हो गया जीवाणु, खुरपका मुंहपका वायरस। अब कहता है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। कहता है अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ रोग आपको आगे दिया गया है जिसको सूक्ष्मजीव द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं, और ये है आपका सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोग पौधों में, जो कि 3 रोग है और तीनों याद रखना, बार बार पूछा जाता है। तो पहला है नींबू का कैकर रोग। नींबू का कैकर रोग ये जीवाणु से होता है। गेहूं की रस्ट रोग ये कवक से होता है। भिंडी की पीत रोग वायरस यानी कि विषाणु। तो अब देखो नींबू का कैकर रोग, नींबू जीवाणु, गेहूं कवक, गेहूं की रस्ट जो है कवक से, और भिंडी की पीत वायरस से होता है, विषाणु से होता है, भिंडी विषाणु
गेहूं कवक, नींबू जीवाणु। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और नींबू कैकर जो है वो वायु से होता है उसका संचरण, गेहूं की रस्ट रोग वायु और बीज से होता है, और भिंडी की पीत जो होती है वायरस से, कीट से होता है। याद रहेगा, नींबू जीवाणु, गेहूं कवक और भिंडी वायरस। आगे बढ़ते, खाद्य विषाक्तन क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग आप देखे होंगे अक्सर कुछ आप इधर उधर के खाना खा लेते हैं बाहर के, तो आप उल्टी वगैरह होने लगता है, वही फूड पॉइजनिंग कहलाता है। कहते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिससे के सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। दूसरा है खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाद्य को हम कैसे बचा कर रखेंगे बढ़िया से कि सुबह का शाम, शाम का रात में खा सकें, जैसे मैं करता हूँ अभी। ठीक है, अकेले हूँ, सुबह शाम ड्यूटी, सुबह 8 बजे ड्यूटी जाओ, शाम में 6 बजे आओ, 4 टाइम खाना थोड़े बनाएंगे। रात का सब्जी बनाए तो सुबह खाते, सुबह का बनाते तो दोपहर खाते हैं। ठीक ना। तो अभी तो ठंड का मौसम है, चल जा रहा है, गर्मी आएगा तो देखा जाएगा, है ना। ऐसे भी स्टूडेंट लाइफ और सिंगल लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला होता है। आप लोग, बहुत सारे लोग बाहर कहीं रूम लेकर के रह रहे होंगे घर से, और अकेले या दोस्तों के साथ, तो यही किचकिच डेली रहता होगा, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा। तो मैं तो अकेला हूँ, तो मैं किसी पर कह भी नहीं सकता कि तुम बर्तन धोएगा, तुम खाना बनाएगा। बनाना भी मुझे है, खाना भी मुझे है, धोना भी मुझे ही है। ठीक ना। तो जब जैसा इच्छा होता है वो बनाते हैं। कभी कभी आलसीपना भी होता है, नहीं बनाना होता तो अच्छा होता, लेकिन ये पापी पेट है, सुनता ही नहीं है ना। तो अभी तो ठंड में उतना खाद्य मतलब भोजन हमारा ख़राब नहीं होता। गर्मी में सूक्ष्मजीव ज़्यादा पनपता है तो जल्द खट्टा वगैरह हो जाता है, वो छोड़िए, उसका उपाय लगाएंगे हम बाद में। आपके पास क्या सॉल्यूशन है बताइएगा हमें, गर्मी में कैसे खाना देर तक रख सकते हैं। आइए, कहता है रासायनिक उपाय। कहते हैं नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। मतलब नॉर्मली अगर सूक्ष्म जीव को रोकना है तो उसे आप नमक और खाद्य तेल, मतलब जो खाने वाला तेल सरसों वगैरह का होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अचार वगैरह में आप देखे होंगे नमक और तेल जो होता है ज़्यादा डाला जाता है और खाद्य अम्ल डाला जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बायोसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा में भी सोडियम बेंजोएट अक्सर पूछा जाता है कि खाद्य परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। और एक नया क्या है, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। सोडियम मेटा बाईसल्फाइड भी खाद्य परिरक्षक के रूप में काम करता है, याद रहेगा। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाईसल्फाइड ये खाद्य परिरक्षक का करने वाला है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। जैम यानी जो आप वो क्या बोलते हैं, सॉस वगैरह जो खाते हैं ना, वो सब में भी यही होता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब आगे बढ़ो। अब है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा कैसे करेगा, तो कहता है सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो मांस, मछली, आम, आंवला, इमली ये सभी के परिरक्षण में हम नमक का प्रयोग करेंगे, बस इतना याद रखो। चीनी का परिरक्षण, तो चीनी जैम, जेली और स्क्वैश परिरक्षण में चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो जैम, जेली, स्क्वैश में चीनी का प्रयोग किया जाता है। अचार, आंवला, इमली ये सभी में नमक का काम करेंगे। फिर तेल एवं सिरका का परिरक्षण। कहता है तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण तेल और सिरके द्वारा किया जाता है। सब्जी, फल, मछली, मांस ये सभी का परीक्षण तेल एवं सिरका द्वारा कर सकते हैं। नमक द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, तो आप दूध वगैरह देखे होंगे गर्म करके रखा जाता है।
ठीक है। ये बूझो का सवाल है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकृत है। पाश्चुरीकरण क्या है इसके बारे में जानना, और यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। याद रखेंगे कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले, ध्यान देंगे, बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पाश्चुराइज दूध आता है वो, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक के किया था, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। याद रहेगा, ये सवाल पूछा जाता है कि पाश्चुरीकरण में दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितना देर गर्म किया जाता है, तो 15 से 30 सेकंड। यानी कि किसी भी दूध को आप 15 से 30 सेकंड के अंदर 70 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म कर दोगे और अचानक उसको ठंडा कर लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, पाश्चुरीकृत दूध कहलाता है। और इसकी खोज किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने किया था। अब आता है भंडारण एवं पैकिंग। आप बढ़िया से उसको पैक वगैरह करके रखो, वो पैक हो जाएगा। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अपने क्लास 6 और 7 में मैंने राइजोबियम के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, पादप से संबंधित चैप्टर में। आप नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ कि जो जितने क्लास है वो हर एक क्लास में आपको हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं वो लिंक होता जाएगा। क्योंकि मैंने देखा तो हर एक क्लास में, क्लास 6 से लेकर के अभी 9 क्लास तक चल रहा है ना, 8वां भी आप पढ़ रहे हो, 9 क्लास के आगे वीडियो आ ही रही है। तो मैंने हर एक चैप्टर में देखा है, हर एक क्लास में, कि सब में करीब 16 से 18 चैप्टर है। कितना है, सभी क्लास में ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मिला करके 16 से 18 चैप्टर है। न्यू एनसीईआरटी में तो बहुत कम कर दिया, किसी में 10 है, किसी में 9 है, 11 है, ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों चैप्टर को आप जब देखोगे, मतलब प्रत्येक सब क्लास का, तो 16 से 18 है। और सब चैप्टर जो है ना, क्लास 6 में अगर आप पहला चैप्टर पादप से पढ़ोगे, तो क्लास 7 में भी पहला चैप्टर आप पादप से पढ़ोगे, क्लास 8 में भी पहला चैप्टर पादप से पढ़ोगे। ऐसा है, यानी कि वो ये बताना चाहता है कि सब जो है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट हाई तक जाता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप क्लास करने बैठो तो थोड़ा ध्यान से बैठो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, जिसके बारे में कक्षा 6 और 7 में पढ़ा। कहता है राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधा यानी कि दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। लेग्यूमिनस पौधे में राइजोबियम पाया जाता है। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। सेम और मटर जो है एक सहजीविता है, ये याद रखना है। सहजीविता मतलब साथ साथ जीता है। सेम और मटर, सेम सेम जो सीम होता है ना, सीम मतलब फ़ोन वाला नहीं, खाने वाला। सीम और मटर जो है सहजीविता। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो याद रख लेंगे कि विद्युत, तड़ित विद्युत जो होता है, मतलब जो ठंड का गिरता है ना बरसात वगैरह में, उससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। ये देख लो, लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिका है। अब नाइट्रोजन चक्र को समझिए। कहता है नाइट्रोजन चक्र, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। बिल्कुल, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन, ध्यान देना है, नाइट्रोजन से प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में उपस्थित होते हैं। मतलब कौन, नाइट्रोजन। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ध्यान देंगे, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अब फिर कहता है मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन को बदलेगा, तो जीवाणु और नील हरे शैवाल। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाला जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। बात समझ गए। मतलब वो जड़ में परिवर्तित हो जाता है नाइट्रोजन, और उसको फिर वो अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके प्रोटीन और अन्य यौगिक को संश्लेषण करता है, जिससे वो नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करता है।
पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव ये सभी जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है जो वायुमंडल में चली जाती है। सब परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है। ये है आपका नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तब चाहो तो इसको देख सकते हो, चलो देख ही लेते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन है यहाँ से ऐसा हो रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का द्वारा स्थिरीकरण किया गया। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया गया। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है ये गया जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तन। ध्यान देंगे, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन भी करता और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु जो है स्थिर भी करता है। ये दोनों याद रखना है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु और नीलहरी शैवाल स्थिरीकरण भी करता है और जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में भी बदलता है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रम हो गया। दूसरा प्रक्रम है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बनता है और उसके बाद ये पौधे द्वारा अवशोषण होता है। पौधे जो है जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है। पौधे जो है उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट करता है, पुनः वो मिट्टी में आके मिल जाता है। यहाँ से दो चीज़ आप ध्यान रख लो बस, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कौन करेगा तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। दूसरा कौन करेगा तो तड़ित द्वारा होता है। फिर एक पॉइंट क्या याद रखोगे कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन यौगिक है उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कौन बदलेगा तो जीवाणु बदलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में कौन बदलता है मिट्टी से तो जीवाणु बदलता है। बाकी तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो डायरेक्ट मिट्टी में मिलता है। मिट्टी से पौधा होता है, पौधा को जंतु खाता है, जंतु जब उत्सर्जन करता है मतलब मल मूत्र निकालता है और खुद मर जाता है तो फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। वो कहावत गाना नहीं था, मिट्टी के बने हैं मिट्टी में ही मिल जाएंगे, ऐसा कोई गाना, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो वही है, ठीक है। आइए, यानी कि ये चैप्टर होता है समाप्त और हमने अब तक क्या पढ़ा वो प्रमुख शब्द है यहाँ पे और आपने क्या सीखा वो आप जानेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आगे के कुछ देर और बने रहिए और जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा ज़्यादा, वैसे वैसे आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ता जाएगा। तो आप बता देना कि मैं समझाऊँ या सिर्फ रीडिंग मार दूँ, ठीक है। ये होता है कि जब क्लास लंबा होना शुरू हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते। बाबू मैं तो कहूँगा कि आप समझ लो कि 1 घंटा में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है, वो भी आपको फुल समझा करके और पूरी तरह से याद करा करके। तो 1 घंटा में एक चैप्टर याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना आपके बस की बात नहीं है। आप अगर ये इसमें देखो, इसमें कितना 14-15 पेज है। अभी जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये 14-15 पेज है। आप इसको पढ़ने में मुझे लगता है घंटों 2 घंटा 3 घंटा लगाओगे और याद भी नहीं करोगे, बस हाईलाइट कर दोगे, मार दोगे, चलो हो गया। मैंने क्या किया, पहले हाईलाइट किया, फिर आपको बार बार अंडरलाइन का हाईलाइट किए हुए को भी मैं लाइन डाल रहा हूँ ताकि आपको वो पॉइंट डायरेक्ट दिखे। दूसरी बात कि मैं उसको समझा रहा हूँ। तीसरी बात कि मैं उसको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। चौथी बार कि मैं एकदम किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ के ट्रिक बना के आपको याद भी करा रहा हूँ। तो घंटे भर में इतना कुछ याद कर लेना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा मैं सब आपको याद कराऊंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ आए रीडिंग मार के चले गए, मैं वही करूंगा जो मेरा मन यानी कि मन शक्ति से हम काम करूंगा। तो ये प्रमुख शब्द क्या है, शैवाल। शैवाल के बारे में आपने पढ़ा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा, प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक। किण्वन से हमने इडली डोसा बनाया था। कवक हो गया लैक्टोबैसिलस, दूध से दही में परिवर्तित था। सूक्ष्मजीव हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया। उसके बाद हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा, जीवाणु और नीलहरित शैवाल करता है। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने बताया 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। रोगजनक जो रोग उत्पन्न करता है, प्रेरक्षण पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ से हमने अतिसार और मलेरिया को पढ़ा, मलेरिया को ना, हाँ। फिर राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी पौधों में पाया जाता है।
टीका वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा, विषाणु के बारे में पढ़ा। विषाणु के बारे में हमने कौन कौन सा पढ़ा था, तो सर्दी जुकाम खसरा पोलियो इन्फ्लुएंजा, ये सभी हमने विषाणु से पढ़ा है। ईस्ट खमीर बेकिंग उद्योग में प्रयोग होता है, जो कि केक ब्रेड वगैरह बनाने में प्रयोग आता है, जो कि एक तरह का कवक है। अब यहाँ है आपने क्या सीखा इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि पूरे आखिरी का सारांश है कि सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आँखों से दिखाई नहीं देते। यह जो सूक्ष्मजीव है बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरने व मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकता है। सूक्ष्मजीव वायु जल मिट्टी पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जीवाणु कवक प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करता है। विषाणु जो है वो जीवाणु पादप और जंतु में गुणन करता है, यानी कि विषाणु जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु में ही गुणन करता है। ठीक है। फिर कहता है कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होता है। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। फिर है कि मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है, जो नाइट्रोजन चक्र भी आपने पढ़ा था और है नहीं है। अब आइए अभ्यास करते हैं, हम सवाल बनाने का भी प्रयास करेंगे, देखते जाना, आप भी आंसर करते जाना। सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहता है सूक्ष्म जीव को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस से देखेंगे। फिर है कि नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, है ना। फिर एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन कौन सा सूक्ष्मजीव था, ईस्ट था, कवक, ठीक है, यह सूक्ष्मजीव जो था कवक नामक सूक्ष्मजीवों से सहायता किया जाता है। हैजा हमने क्या बताया था, है से है, जा से जीवाणु, तो ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। अब आता है सही शब्द के आगे का निशान लगाइए। कहता है ईस्ट का उपयोग निम्न के द्वारा होता है। तो ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट हम कहाँ पर उपयोग करेंगे, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, एल्कोहल, चीनी, एल्कोहल में। फिर निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो मैंने बताया था जितना भी ईन वाला रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ये सभी क्या है, प्रतिजैविक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। तो मादा एनोफिलीज मच्छर और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य वाहक क्या है, तो घरेलू मक्खी है, जो एक दूसरे से फैलाता है। फिर है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती, इसका उदाहरण क्या है, देखो आ गया ना। तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती, इसका कारण ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। फिर कहता है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण, तो किण्वन हो जाएगा। अब आता है मिलान करना, देखो कितना सारा सवाल है, यहीं सबसे सवाल पूछता है डायरेक्ट। मिलान कीजिए, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। पहला है जीवाणु, तो देखो जीवाणु को आप रख दो हैजा का कारक, ठीक है। फिर है राइजोबियम खोजो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। फिर लैक्टोबैसिलस, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, दही का जमना, 2 नंबर। फिर ईस्ट ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया कारक, हैजा कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना, तो ईस्ट हो जाएगा ब्रेड बेकिंग में। फिर एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, यानी कि चौथा। एक विषाणु, अच्छा एक ऑप्शन ज़्यादा है, विषाणु, एक मिनट रुको,
कौन बच गया? एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना। इधर क्या गया? 3 3 6, 3 3 6 1 7, एक बच रहा है तो एक विषाणु हो जाएगा एड्स का कारक। ठीक है, विषाणु हो जाएगा एड्स का कारक। तो याद रख लो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम किसका प्रयोग करेंगे? राइजोबियम का। फिर दही का जमना में हम किसका प्रयोग करेंगे? लैक्टोबैसिलस का। ब्रेड की बेकिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? ईस्ट का। फिर मलेरिया का कारक कौन है? मलेरिया का कारक हो जाएगा 8 नंबर का प्रोटोजोआ। फिर हैजा का कारक हो जाएगा हैजा 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 हो जाएगा जीवाणु, हैजा हो जाएगा जीवाणु। फिर एड्स का कारक हो जाएगा विषाणु। देखो एकदम सवाल पूरी तरह से हमने बना दिया। और ओवल और लगल आप देखोगे तो कितना 3 3 6 इधर और 6 इधर, 7 और 8 9 10 11 6 6 7 6 6 12 12 और 3 15 16 ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे कवर कर लिए। और यही 16 आपको आगे वाले एग्जाम में पूछेगा। बाद में मत कहना सर आप नहीं बताए थे। अब देखो कह रहा है क्या आप जानते हैं, तो कहता है जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव है, इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। वो मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। साला जीवाणु जीवाणु कितना खतरनाक है कि वो गर्म पानी में भी उबलता है, ठंडे पानी में भी उबलता है। ठीक है, वे कास्टिक सोडा, ध्यान देंगे, वे कास्टिक सोडा के झील एवं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखर में भी पाए जाते हैं। एसिड में भी पाया जाता है जीवाणु। कास्टिक सोडा याद रखिएगा, ये पूछ लेगा कभी सवाल तो कि जीवाणु कहाँ पाया जाते हैं? कास्टिक सोडा की झील मतलब कास्टिक सोडा में, और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखर में भी पाया जाता है। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं, एकदम नीचे। ये संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। इस प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 200 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं जिसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकता। मतलब जीवाणु ऐसा है कि अब धरती से लेकर आसमान कहीं भी चले जाओ, आकाश पाताल कहीं भी जीवाणु आपको मिलेगा। चांद पर भी मिल गया, अंतरिक्ष में भी मिलने की संभावना है। कास्टिक सोडा के झील में रहता है, सल्फ्यूरिक सांद्र एसिड में भी रहता है, कहीं भी ये रह सकता है। तो इसको आप याद रखोगे। और ये होता है इस प्रकार आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त। देखो मैंने करवाया है किससे? 2023-24 के एडिशन से, ये न्यू एडिशन है। ठीक है, तो अब क्या करना है? मेरा तो काम हुआ ख़त्म। अब आपका काम है कि फटाफट क्या करोगे? वीडियो को शेयर करोगे, अपना नोट्स बनाओगे, नोट्स हमें शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएंगे, खास करके उनके पास जिनका बिहार टीचर का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उनके लिए। ठीक है, और भी अभी रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है। रेलवे में तो पिछला बार ग्रुप डी और एलपी में डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा उठा के पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल मिलेंगे, तो सबको शेयर करते रहिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ाते रहिए, लेकिन सबसे पहले काम पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।